Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. What was the last point? कल क्या कर रहे हैं? Equipments. In equipments we have started with equipments हमने start कर लिया था. Differences between special equipment, standard equipment. Then basic engineering fundamentals we have started. Engineering fundamentals we have started. उसमें आपको तीन चार चीजें बता दी थी. पहला rolling resistance, दूसरा grade resistance और grade assistance. लास्ट पॉइंट था हमारा डिस्कशन का कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन. सो दीस पॉइंट्स वी रेफर्ड. यहां तक की एनालिसिस हमने कर ली थी. फिर हमने ये भी एनालिसिस कर ली थी टू फाइंड रोलिंग रेजिस्टेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस एंड ग्रेड असिस्टेंस. वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल. तब आपको टोटल वेट ऑफ व्हीकल कंसीडर करना है, ग्रॉस वेट कंसीडर करना है. और जब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन की एनालिसिस करोगे ध्यान रखना यू हैव टू कंसीडर द वेट व्हिच इज एक्टिंग ऑन द ड्राइविंग व्हील और ड्राइविंग टायर. जब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन या फ्रिक्शन की बात करेंगे तो आपको वो वेट कंसीडर करना है जो ड्राइविंग व्हील पे या ड्राइविंग टायर पे अप्लाई कर. ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. यहां तक की एनालिसिस हमने कर ली थी. अब कंटिन्यू करते हैं इसी को. वी कंटिन्यू इन दैट ओनली. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस और नेक्स्ट ऑफ द टर्म दैट शुड बी नोन टू अस. अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए इज टर्म्ड एज ड्रॉबार पुल. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टर्म्ड एज ड्रॉबार पुल. तो कल कितनी चीजें कर ली थी? 1 2 3 चौथा पॉइंट. सो फोर्थ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टर्म्ड एज ड्रॉबार पुल. क्या है ड्रॉबार पुल? व्हाट इज ड्रॉबार पुल? So drawbar pull. So first point says what? First point says that this drawbar pull is linked with the crawler mounted tractor. ये crawler mounted tractor के लिए यूज होता है. तो पहला पॉइंट बोल रहा है this term is used for crawler mounted tractor. ये एप्लीकेबल है crawler tractor के लिए. तो ट्रैक्टर को आगे देखेंगे. वी डिस्कस अबाउट ट्रैक्टर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स टू बी रेफर्ड. ब्रॉडली ट्रैक्टर दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं. एक वो ट्रैक्टर होते हैं जो टायर व्हील ट्रैक्टर होते हैं. दूसरा जो क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं. अभी क्रॉलर ट्रैक्टर क्या होता है? व्हाट इज क्रॉलर ट्रैक्टर? इस बात को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दिस इज अवर क्रॉलर ट्रैक्टर. बाकी कोई पिक्चर शेयर कर देना तो ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी. शेयर द पिक्चर ऑफ दिस क्रॉलर ट्रैक्टर. बाकी मैं आपको उसकी बेसिक अरेंजमेंट बता ही देता हूं. आई एम ड्राइंग द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ दिस क्रॉलर ट्रैक्टर. सो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर. ये बेसिक अरेंजमेंट है क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर की. इसकी एक्चुअल पिक्चर शेयर कर देना, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. वहां से मोर क्लैरिटी विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट. सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज termed as drawbar pull. तो पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि drawbar pull linked है किससे? Drawbar pull is linked with the crawler mounted tractor. So this is crawler mounted tractor. इसको अगर रिलेट करने के लिए एग्जांपल बताऊं, सामने टैंक्स देख रखे होंगे. You must have observed tanks. मूवीज में देखते हो टैंक का. जो टैंक होता है वो crawler mounted होता है. So the tank is mounted on the crawler. तो ये असेंबली होती है crawler mounted. फर्क बस ये है कि यहाँ पे जो लोडिंग असेंबली है वो ट्रैक्टर की है, टैंक नहीं है. So this is referred as crawler mounted tractor. तो इसके ऊपर जो माउंटिंग होती है वो ट्रैक्टर की होती है. The mounting is of tractor. तो किसी ने पिक्चर शेयर करी है उसको एक बार देख लेते हैं. सो दिस इज अवर क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर. इसको क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर बोला जाता है. तो जो ट्रैक्टर होते हैं वो व्हील टायर्ड होते हैं. व्हील टायर्ड जो आप नॉर्मली अपने शहरों में देखते हो ऑपरेट करते हुए. सो दोस आर व्हील टायर्ड ट्रैक्टर्स. दिस इज क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर. तो ड्रॉबार पुल हम यूज करते हैं किसके लिए? क्रॉलर ट्रैक्टर के लिए. मतलब क्या होता है ड्रॉबार पुल का? इट इज द अवेलेबल पुल. सो द अवेलेबल पुल which a crawler tractor can exert on a load to be carried by it is termed as drawbar pull. On a load to be carried by it is termed as drawbar pull. तो ड्रॉबार पुल का मतलब क्या हुआ? ड्रॉबार पुल का मतलब हुआ हमारा क्रॉलर ट्रैक्टर. तो हमारा क्रॉलर ट्रैक्टर कितना पुल अप्लाई कर सकता है लोड के ऊपर जो उसे कैरी करना है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉबार पुल. तो मैं फिर से भी कर रहा हूं. ड्रॉबार पुल का मतलब है कि हमारा क्रॉलर ट्रैक्टर कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है उस लोड के ऊपर जो उसको पुल करना है. इसको हम बोलते हैं ड्रॉबार पुल. तो हर चीज आपको नाम से बताइए. ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इन एवरी सब्जेक्ट आई हैव डिस्कस्ड फॉर द नेम इटसेल्फ. सो ड्रॉबार पुल मींस व्हाट? द पुल व्हिच कैन बी अप्लाइड बाय द क्रॉलर ट्रैक्टर ओवर द लोड टू बी कैरिड बाय इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? ड्रॉबार पुल. इसको हम ड्रॉबार पुल बोल देते हैं. अब जो ध्यान रखनी है इसके अंदर चीज, तो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट ड्रॉबार पुल की, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है इस ट्रैक्टर का, whosoever is the manufacturer of the tractor, जैसे शायद इस पे नाम लिखा हुआ मिल जाए मेरे को आगे, नहीं है नाम लिखा हुआ इसके अंदर, चलो जो भी है, whosoever is the manufacturer of the tractor, XYZ जिसने मैन्युफैक्चर किया, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ड्रॉबार पुल किसी भी ट्रैक्टर की ये मान के बताता है कि रोलिंग रेजिस्टेंस है 55 kg per ton. It will always be indicated
है by considering the rolling resistance to be 55 kg per ton। तो ध्यान से अप्लाई करना है इसको सवाल में आपको। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉबार पुल ट्रॉलर ट्रैक्टर की हमेशा रिपोर्ट की जाती है, इट इज ऑलवेज रिपोर्टेड बाय कंसीडरिंग द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ 55 kg पर टन। अब इस बात का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नोट करके मैं मेंशन कर रहा हूँ, नोट करके मेंशन कर रहा हूँ, क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑलवेज इंडिकेट ड्रॉबार पुल, ऑलवेज इंडिकेट ड्रॉबार पुल at standard at standard rolling resistance of 55 kg per ton। सो 55 kg पर टन। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा हमारी डिजाइनिंग के ऊपर, उसको समझते हैं। लेट्स सपोज आपने क्रॉलर ट्रैक्टर खरीदा, जब आपने क्रॉलर ट्रैक्टर खरीदा, उसके खरीदने के बाद जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको ये बताता है कि ये क्रॉलर ट्रैक्टर ऐसा है जिसकी ड्रॉबार पुल है, लेट्स सपोज ड्रॉबार पुल इज लेट्स सपोज 1000 kg। उसने आपको बोला इसकी ड्रॉबार पुल है 1000 kg। अब जब वो ड्रॉबार पुल बता रहा है 1000 kg, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि इसको 1000 kg रिपोर्ट करने के पीछे हमने पहले से ही रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी मानी हुई है, 55 kg पर टन मानी हुई है। अब बात ये है कि जिस सरफेस के ऊपर आप ट्रैक्टर को चलाओगे, क्या उसकी रोलिंग रेजिस्टेंस हमेशा 55 kg पर टन होगी? जिस सरफेस के ऊपर आप इस ट्रैक्टर को चलाओगे, क्या उसकी रोलिंग रेजिस्टेंस हमेशा 55 kg पर टन होगी? इट विल नॉट ऑलवेज बी 55 kg पर टन। तो हमने जो रोलिंग रेजिस्टेंस कंसीडर करी है इस वैल्यू को बताने के लिए, वो है 55 kg पर टन। मैं दो केस लेके चलता हूं, आई एम टेकिंग टू केसेस। पहला केस, जिस सरफेस के ऊपर हम इस ट्रैक्टर को चलाएंगे उसकी रोलिंग रेजिस्टेंस है लेट्स सपोज 100 kg पर टन। तो उसकी रेजिस्टेंस है 100 kg पर टन। इस बात का मतलब क्या होगा, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? तो मैंने ये बताया कि ड्रॉबार पुल 1000 kg है। जब मैंने ड्रॉबार पुल 1000 kg बताया, ये मानते हुए बताया है कि जो रोलिंग रेजिस्टेंस है 55 kg पर टन है, पर एक्चुअल में रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी थी, 100 kg पर टन थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पुल में से कुछ पुल तो यूज हो जाएगा किसको ओवरकम करने के लिए, इस पुल में से या ट्रैक्टिव फोर्स में से कुछ फोर्स तो ओवरकम हो जाएगा किसको ओवरकम करने के लिए, रोलिंग रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। इसका मतलब हमारे लोड को, बेटा रोलिंग रेजिस्टेंस तो इंक्लूड कर रखी है इसके अंदर, रोलिंग रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन दिस। इसका मतलब ये है हमारे लोड को पुल करने के लिए कितना फोर्स बचा हुआ है। तो अगर आप इस ट्रैक्टर को चला रहे हो एक ऐसे सरफेस के ऊपर जिसकी रोलिंग रेजिस्टेंस है 100 kg पर टन, पर आपने ड्रॉबार पुल बताया 55 kg पर टन मान के, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स बचेगा ट्रैक्टर के पास लोड कैरी करने के लिए वो 1000 kg से कम बचेगा। 1000 kg से कितना कम बचेगा, वो कैसे निकालूं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1000 kg से कितना फोर्स कम बचेगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट? तो हम बोलेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस विच इज टू बी ओवरकम एडिशनली। तो जो एडिशनल रोलिंग रेजिस्टेंस आपको ओवरकम करनी है वो है 100 माइनस 55, सो कमिंग आउट टू बी 45 kg पर टन। सो 45 kg पर टन। हमने वेट मान लिया ट्रैक्टर का, लेट्स सपोज वेट ऑफ द ट्रैक्टर इज 10 टन। तो ट्रैक्टर का वेट है 10 टन। इसका मतलब हमारा ट्रैक्टर लोड के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमारा ट्रैक्टर लोड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा 45 into 10, 450 kg। सो 450 kg, तो ये है 45, सो 45 kg, सो 450 kg। सो जो ड्रॉबार पुल अवेलेबल है इट विल बी 1000 माइनस 450, कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 550 kg। तो एक्चुअल में ट्रैक्टर जो पुल अप्लाई कर पाएगा लोड के ऊपर वो कितना होगा सर, 550 पर kg होगा। पर मैन्युफैक्चरर कितना बता रहा है, मैन्युफैक्चरर बता रहा है 1000 kg। वो 1000 kg क्यों बता रहा है, वो 1000 kg इस बिहाफ पे बता रहा है कि उसने रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी मानी हुई है, 55 kg पर टन मानी हुई है। अब अगर एक्चुअल बात करें, मुझे बताओ एक्चुअल में हमारा ये ट्रैक्टर टोटल कितना फोर्स जनरेट कर सकता है, एक्चुअल में हमारा ये जो ट्रैक्टर है टोटल कितना फोर्स जनरेट कर सकता है, एक्चुअल में जो हमारा ट्रैक्टर है टोटल कितना फोर्स जनरेट कर सकता है, हाउ मच ऑफ द फोर्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय दिस ट्रैक्टर। तो इस बात को और डिटेल में समझें, जिस क्रॉलर ट्रैक्टर की मैंने बात करी वो एक्चुअल में टोटल कितना फोर्स जनरेट कर सकता है, तो टोटल ट्रैक्टर फोर्स, सो टोटल पुल इज हाउ मच, 1000 किलो प्लस 55 into 10, सो 1550, बिल्कुल सही बात है प्रियंक, 1550 किलो। तो एक्चुअल में जो ट्रैक्टर है वो पुल कितना डेवलप कर सकता है, 1550 किलो पुल डेवलप कर सकता है। वो एक अलग बात है कि हमने रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी मानी हुई है, पहले से ही हमने रोलिंग रेजिस्टेंस मानी हुई है 55 kg पर टन। तो हम बताते कितना है, हम बताएंगे सिर्फ ड्रॉबार पुल 1000 kg, क्योंकि ड्रॉबार पुल को डिफाइन कैसे किया आपने, ये अवेलेबल पुल है लोड को कैरी करने के लिए। जबकि 1550 किलो कहां यूज हो गया, तो टोटल पुल तो हमारा 1550 किलो था, इसमें से 550 किलो पुल कहां यूज हो गया, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज हो गया। और आपने ये वैल्यू कितनी मानी हुई है, 55 kg पर टन मानी हुई है। क्लियर है चीज, रिपीट करना है कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें किसी के लिए। रिवर्स ही केस, मैं केस को रिवर्स कर रहा हूं, लेट सपोज जिस सरफेस के ऊपर हमारा ट्रैक्टर चल रहा है उसकी रोलिंग रेजिस्टेंस है 35 kg पर टन, उसकी रोलिंग रेजिस्टेंस है 35 kg पर टन। तो अब हमारा ड्रॉबार पुल कितना होगा, व्हाट विल बी आवर ड्रॉबार पुल? तो हमारे मैन्युफैक्चरर ने बताया 1000 kg, ये मानते हुए कि रोलिंग रेजिस्टेंस है 55 kg पर टन, पर एक्चुअल में तो रोलिंग रेजिस्टेंस क्या थी, 35 kg पर टन थी। तो हमारे को जो ड्रॉबार पुल अवेलेबल होगी, नाउ द ड्रॉबार पुल दैट विल बी अवेलेबल विल बी 1000, 55 माइनस 35 into 10, हाउ मच, 1200 kg। तो एक्चुअल में जो पुल अवेलेबल होगा लोड के ऊपर अप्लाई करने के लिए वो होगा 1200 kg। क्लियर पूरी कहानी, रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें, एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो ड्रॉबार पुल का मतलब क्या होता है, ड्रॉबार पुल कितने रोलिंग रेजिस्टेंस बताते हैं, दोनों बातें डिस्कस कर ली यहाँ पे, वो दी पॉइंट डिस्कस। अब सवाल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको इसको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई दिस कांसेप्ट डायरेक्टली इन द प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज स्टैंडर्ड है, दिस इज बीइंग स्टैंडर्ड। क्लियर, चलिए, सो दिस पॉइंट इज क्लियर, ये पॉइंट तो समझ में आता है।
Next point of reference. Next point of reference. Fifth point. So fifth point है rim pull. So next of the point of reference that we'll be using is termed as total pull in this case. पूरा सवाल लिखो, क्या लिख रहे हो? Total pull in this case. जो भी चीज बोलते हो पूरी चीज लिखा करो. So next point of reference is rim pull. अब rim pull is equal to that of drawbar pull. फर्क बस ये है, drawbar pull is a term used for crawler tractor, rim pull is a term used for wheel mounted tractor. इसको हम यूज करते हैं wheel mounted tractor के लिए, बाकी दोनों का मतलब सेम है, मीनिंग ऑफ बोथ सेम. So rim pull का मतलब क्या है? So rim pull is the term used. Rim pull is the term used in connection with rubber tire. In connection with rubber tire of wheel tractor. Rubber tire of wheel tractor. Next point says it is defined as tractive force. It is defined as tractive force between the rubber tire of driving wheel, and surface over which it operates, and surface over which it operates. So this is being termed as rim pull. इसको हम rim pull बोलते हैं. So this is technically termed as rim pull. तो rim pull की significance वही है जो drawbar pull की है. फर्क बस यही है कि इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? व्हील माउंटेड ट्रैक्टर के लिए. तो इस टेक्निकली बीइंग यूज्ड फॉर व्हील ट्रैक्टर. तो कितना पुल हमारा व्हील ट्रैक्टर अप्लाई कर सकता है लोड के ऊपर, इसको हम क्या बोल देते हैं? rim pull बोल देते हैं. कितना लोड या कितना पुल हमारा क्रॉलर ट्रैक्टर अप्लाई कर सकता है लोड के ऊपर, इसको हम बोलते हैं ड्रॉबार. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ड्रॉबार. क्लियर है पूरी कहानी? अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पूरी स्टोरी में से. तो ये सारे टर्म्स का मतलब हमें पता होना चाहिए. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट रोलिंग रेजिस्टेंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रेड रेजिस्टेंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रेड रेजिस्टेंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन, वी हैव टॉक्ड अबाउट ड्रॉबार पुल, वी हैव टॉक्ड अबाउट rim pull. तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स डिफाइन किए अभी तक हमने. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. Next of the point of reference. So next of the point of reference is termed as gradability. Chhata point. So next of the point of reference is termed as gradability. Driving wheel means over which the engine is attached. भैया इंजन जहां अटैच्ड है उससे मुझे क्या मतलब है? इंजन जिसको पावर दे रहा है उससे मुझे मतलब है. इंजन जहां पर अटैच है मुझे उससे क्या मतलब है? जहां मर्जी अटैच करो इंजन को. इंजन जिस व्हील को पावर सप्लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग व्हील. तो जिस व्हील को पावर मिल रही है रोटेट करने के लिए उस व्हील को बोला जाता है ड्राइविंग व्हील. तो जनरली जो रियर व्हील होता है उसमें पावर सप्लाई की जाती है. और कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जहां पे, या कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनको आपको अनफेवरेबल टेरेन पे चलाना पड़ता है, ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आप फ्रंट और रेयर दोनों व्हील को पावर सप्लाई कर रहे होते हो, तो उसको आप 4x4 व्हीकल बोल देते हो. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज 4x4 व्हीकल. इस नोमेनक्लेचर को ऑब्जर्व करना, तो आपको शहरों में चलते हुए गाड़ियां मिलेंगी उनके पीछे लिखा होगा 4x4. तो अगर उसको 4x4 बोल रहा है इसका मतलब चारों व्हील में पावर सप्लाइड है उसके. इन ऑल दी 4 व्हील्स पावर नहीं सप्लाइड. पर जो हमारे नॉर्मल व्हीकल होते हैं उसमें पावर सप्लाई किया जाता है पीछे वाले व्हील के अंदर. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ग्रेडेबिलिटी. क्या मतलब है ग्रेडेबिलिटी का? सो ग्रेडेबिलिटी मींस व्हाट? इट सेज इट इज डिफाइंड as maximum slope. It is defined as maximum slope expressed as percentage up which the prime mover may move with uniform speed. So gradability means what? इसका मतलब है मैक्सिमम स्लोप जिस पे हमारा प्राइम मूवर मूव कर सकता है कांस्टेंट स्पीड पे, इसको हम बोलेंगे ग्रेडेबिलिटी. तो कल हमने स्लोप की बात करी थी, तो वो मैक्सिमम स्लोप जिस पे हमारा व्हीकल मूव कर सकता है कांस्टेंट स्पीड पे, इसको हम बोलेंगे ग्रेडेबिलिटी. तो डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम बोलेगा ग्रेडेबिलिटी निकाल के बताओ. तो अगर वो बोल रहा है ग्रेडेबिलिटी निकाल के बताओ इस व्हीकल की, इसका मतलब ये हुआ ये कैलकुलेट करके बताओ कि ये व्हीकल मैक्सिमम कितनी स्लोप पे रन कर सकता है एट अ कांस्टेंट स्पीड. दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज ग्रेडेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल. तो अगर मैं ये बोलूं ग्रेडेबिलिटी किसी व्हीकल की 20% है, क्या मतलब है इसका? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? If I say gradability is equal to 20%, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है जिस भी व्हीकल की आप ग्रेडेबिलिटी बोल रहे हो 20% है, इसका मतलब वो व्हीकल 20% की अपस्लोप पे, मैक्सिमम मूव कर सकता है एट अ कांस्टेंट स्पीड. इससे ज्यादा स्लोप पे वो मूव नहीं कर पाएगा. So it cannot move at a slope which is more than 20% at a uniform speed. That will be technically termed as gradability of that particular vehicle. इसको हम उसकी ग्रेडेबिलिटी बोल देते हैं. क्लियर है टर्म ग्रेडेबिलिटी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस नाउ? कोई सा पॉइंट रेफर कर रहा हूं उसमें से? चलिए अप्लाई करके बताइए फिर से. रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. एक प्रॉब्लम रेफर करो उसके ऊपर. So problem says determine the gradability of a crawler tractor pulling a high pressure rubber tired self loading scrapper and its load
for following condition, for following condition is given to you, condition given है. अब क्या क्या condition है? Tractor horsepower is 30, कम कर दिया 300. Next, weight of tractor is 20 tons. Weight of loaded scraper, weight of loaded scraper, so weight of loaded scraper is 31 tons. Rated drawbar pull of tractor, so rated drawbar pull of the tractor is equal to 15 tons. Next, rolling resistance for tractor, so rolling resistance for tractor is 90 kg per ton. Rolling resistance for scraper is 105 kg per ton. Calculate. So डाटा दे दिया आपको सारा, आप जो भी कंसेप्ट डिस्कस करिए उसको अप्लाई करके बताइए. तो आपको ग्रेडेबिलिटी निकालनी है इसकी क्रॉलर ट्रैक्टर की. तो कैलकुलेट ग्रेडेबिलिटी ऑफ द क्रॉलर ट्रैक्टर. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वो भी दिखा देता हूं यहाँ पे. व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द प्रॉब्लम दैट कैन आल्सो बी डिस्कस्ड. तो आपको स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम जिस पे ये क्रॉलर ट्रैक्टर मूव कर सकता है. सो दिस इज टू बी कैलकुलेटेड थीटा. ये थीटा मैक्सिमम निकालना है आपको. दिस इज द स्लोप ओवर व्हिच ट्रैक्टर इज मूविंग. ये वो स्लोप है जिस पे ट्रैक्टर मूव कर रहा है. और कौन सा ट्रैक्टर है? क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर है. दिस इज अवर क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर. सो क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर इज हियर व्हिच इज मूविंग ऑन द अपहिल स्लोप, जो मूव कर रहा है अपहिल स्लोप के ऊपर. सो दिस इज अवर क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर. सो क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर है. किसको पुल कर रहा है? ये पुल कर रहा है स्क्रैपर को. सो इट इज पुलिंग अ स्क्रैपर एंड इट्स लोड. ये पुल कर रहा है स्क्रैपर को और उसके लोड को. तो इसके पीछे स्क्रैपर लगा हुआ है, सेल्फ लोडेड स्क्रैपर है. एंड स्क्रैपर इज रबर टायर्ड. जो स्क्रैपर है वो रबर टायर्ड है, स्क्रैपर में लोड भी लगी हुई है. तो ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन. तो एक क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर है जो एक स्क्रैपर को पुल कर रहा है अपने लोड के साथ. तो सवाल बोल रहा है ग्रेडेबिलिटी बता दो ट्रैक्टर की कितनी है. व्हाट इज द ग्रेडेबिलिटी ऑफ दिस ट्रैक्टर? जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे दिखा दिए आपको. व्हाटएवर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, ऑल द फोर्सेस आर डिस्कस. सारे फोर्सेस मेंशन कर दिए इसके ऊपर. दिस इज द रेट ऑफ ट्रैक्टर, दिस इज द रेट ऑफ स्क्रैपर, दिस इज फ्रिक्शन 1, दिस इज फ्रिक्शन 2. वेट ऑफ द स्क्रैपर का एक कंपोनेंट, वेट ऑफ द ट्रैक्टर का एक कंपोनेंट. सो ऑल द फोर्सेस आर बीइंग शोन टू यू. और जो प्रॉब्लम है उसको डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया. प्रॉब्लम इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. सवाल बोल रहा है ग्रेडेबिलिटी निकाल के बताओ कितनी है. प्रॉब्लम से कैलकुलेट द ग्रेडेबिलिटी. लास्ट स्लाइड ये तो लास्ट स्लाइड. इसके बाद तो बस मैंने डायग्राम दिखाया आपको. आफ्टर दिस डायग्राम इज बीइंग शोन टू यू. चलिए देखिए क्या पूछा हुआ है. तो हाउ मच ऑफ द ड्रॉबार पुल इज अवेलेबल. सो रेटेड ड्रॉबार पुल कितनी दी हुई है आपको. सो रेटेड ड्रॉबार पुल फॉर द ट्रैक्टर इज 15 टन्स. सो रेटेड ड्रॉबार पुल इज 15 टन्स. इट मींस 15,000 केजी. तो ये तो रेटेड ड्रॉबार पुल है. ये जो ड्रॉबार पुल है रेट करते हैं कितने रोलिंग रेजिस्टेंस पे. ये रिपोर्ट करते हैं कितने रोलिंग रेजिस्टेंस पे. तो मैन्युफैक्चरर ने जो भी ड्रॉबार पुल बता रखी है कितने रोलिंग रेजिस्टेंस बता रखी है 55 केजी पर टन पे. और एक्चुअल में हमारे ट्रैक्टर के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी है 90 केजी पर टन है. इसका मतलब इस ड्रॉबार पुल में से कुछ फोर्स तो यूज हो जाएगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. तो वो आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा. तो रोलिंग रेजिस्टेंस टू बी ओवरकम by the tractor. So rolling resistance to be overcome by the tractor. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ट्रैक्टर को और ओवरकम करना पड़ेगा 90 minus 55. What is the weight of the tractor given? Weight of the tractor is 20 ton. So into 20. Calculate करो कितनी वैल्यू आ रही है. What is value coming out? 700 kg. Then rolling resistance to be overcome by scraper. So rolling resistance to be overcome by the scraper. कितनी रोलिंग रेजिस्टेंस है 105 kg पर टन. वेट कितना है इसका 31 टन. सो 31 टन. सो 105 kg into 31 कमिंग आउट टू बी हाउ मच. सो 105 kg पर टन है. टोटल वेट है कंसिस्टेंट. सो 3255 kg. सो 3255 kg. सो कंबाइंड रोलिंग रेजिस्टेंस टू बी ओवरकम. तो टोटल कितनी रोलिंग रेजिस्टेंस ओवरकम करनी है. तो रोलिंग रेजिस्टेंस टू बी ओवरकम विल बी 700 plus 3255. सो 3955 kg. सो 3955 kg. इसका मतलब कितना पुल बच गया
ग्रेट रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए निकाल सकते हैं। सो नेट पुल अवेलेबल, सो नेट पुल अवेलेबल फॉर और टू ओवरकम ग्रेट रेजिस्टेंस, टू ओवरकम द ग्रेड, टू ओवरकम द ग्रेड। तो कितना पुल बचा हुआ है ग्रेड को ओवरकम करने के लिए? 15,000 किलो अवेलेबल था टोटल, इसमें से 3955 तो रोलिंग रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए चल जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई? तो ये डायग्राम में बताना 3955 किसकी वैल्यू है डायग्राम में। इन दिस डायग्राम 3955 is the value of what? In this diagram 3955 is the value of what? इस डायग्राम में 3955 किसकी वैल्यू है? अच्छा वेट की वैल्यू है, बहुत बढ़िया। डायग्राम में 3955 किसकी वैल्यू है? F1 और F2 की जोड़ की वैल्यू है। आपने F1 की वैल्यू निकाल रखी है एडिशनल, ये रही F1 की वैल्यू निकाली 3255, F2 की वैल्यू निकाली आपने 700, तो ये M प्लस F2 की वैल्यू डायरेक्टली जोड़ के दे रखी है आपको। तो फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए आपको इतना फोर्स और खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब जो WS डैश और WT डैश है, इसको ओवरकम करने के लिए कितना फोर्स बचा हुआ है हमारे पास? सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो। सब्ट्रैक्ट विल गेट दी फोर्स अवेलेबल 11045, यही है 11045 kg। तो इतना फोर्स अवेलेबल है ट्रैक्टर के वेट और स्क्रैपर के वेट के साइन थीटा वाले कंपोनेंट को ओवरकम करने के लिए। दिस मच ऑफ द फोर्स इज अवेलेबल। क्लियर है तरीका नहीं? अब हमारा ग्रेड रेजिस्टेंस कितना होता है? व्हाट इज आवर ग्रेड रेजिस्टेंस? सो व्हाट इज आवर ग्रेड रेजिस्टेंस? सो ग्रेड रेजिस्टेंस इज 10 kg पर टन पर 1% ऑफ द स्लोप। ये होती है हमारी ग्रेड रेजिस्टेंस। सो ग्रेड रेजिस्टेंस इज 10 kg पर टन पर 1% ऑफ द स्लोप। हमारे पास टोटल वेट कितना है? व्हाट इज द टोटल वेट अवेलेबल? टोटल वेट 20 टन ट्रैक्टर का, 31 टन लोडेड स्क्रैपर का, तो इसका मतलब 51 टन। सो 51 55 करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? सो 510 kg पर 1% ऑफ द स्लोप। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? अगर ग्रेड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 510 kg पर 1% ऑफ द स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 510 किलो का फोर्स चाहिए होगा ट्रैक्टर और स्क्रैपर को मूव कराने के लिए। कितनी स्लोप पे? 510 किलो का फोर्स चाहिए होगा ट्रैक्टर और स्क्रैपर को मूव कराने के लिए। कितनी स्लोप पे? 1% स्लोप पे। हमारे पास कितना फोर्स अवेलेबल है? हमारे पास कितना फोर्स अवेलेबल है? 11,045 kg। तो 11,045 kg ट्रैक्टर और स्क्रैपर को कितने परसेंट स्लोप पे रन करा सकता है? इसको हम बोलते हैं ग्रेडेबिलिटी। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ग्रेडेबिलिटी। सो ग्रेडेबिलिटी विल बी हाउ मच? सो ग्रेडेबिलिटी विल बी 11045 डिवाइड बाय 510। ये ग्रेडेबिलिटी निकल के आ गई, कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 21.6% ऑफ द स्लोप। इसका मतलब इतनी स्लोप पे 21.65% स्लोप पे, तो थीटा मैक्स की वैल्यू है, ये जो क्रॉलर ट्रैक्टर है स्क्रैपर को यूनिफॉर्म स्पीड से पुल कर सकता है। दिस वाज टू बी कंप्यूटेड। ये चीज कैलकुलेट करनी थी आपको। क्लियर है पूरी कहानी? Any of you want to be referred from this one? So gradability comes out to be 21.65%. आपको ये सभी सेपरेट करना है इस पूरी प्रॉब्लम में से। Any of you want to be referred from this entire problem? So what is the meaning of gradability? Rolling resistance, drawbar pull, सारी चीजें आ गई एक ही सवाल के अंदर। Grade resistance, so everything is referred in a single problem. जितनी भी चीजें पीछे आपको बताई थी उसको समझाने के लिए प्रॉब्लम भी करवा दी यहाँ पे, और then problem is also been done. तो क्लियर सबने? चलिए रेफर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। So next of the point of reference. Next of the point of reference is again important from your objective purpose. Effect of altitude and altitude का मतलब है pressure. So effect of altitude, that is pressure, and temperature on the performance of engine of equipment. Performance of engine of equipment. So next of the point of reference is कि क्या अफेक्ट पड़ता है एल्टीट्यूड का और टेम्परेचर का इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो आपके इक्विपमेंट को मूव करा रहा है। So अगेन बहुत ही कॉमन बात है, इन दोनों का इफेक्ट आपने अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रखा होगा। दोनों का इफेक्ट को एक एक करके उठाते हैं। पहले इफेक्ट उठाते हैं एल्टीट्यूड का, फिर इफेक्ट उठाते हैं टेम्परेचर का। अब एल्टीट्यूड का यानी हाइट के बढ़ने के साथ इंजन की परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है वो पता होना चाहिए। टेम्परेचर के चेंज होने के साथ इंजन की परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं हाइट की। अब हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर, इस बात को समझने के लिए यू शुड नो कि हमारे इंजन के अंदर फ्यूल भी इंजेक्ट होती है और हमारा इंजन एयर को भी एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से। कहने का मतलब है फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर बर्निंग ऑफ द फ्यूल देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा इंजन डिजाइन इस तरीके से होता है कि एक पर्टिकुलर रेट से, लेट्स सपोज ये हमारा इंजन है, इफ दिस इज आवर इंजन, रेट फिक्स होती है। रेट फिक्स होती है किसकी? फ्यूल के इंजेक्ट करने की और एयर को एब्जॉर्ब करने की। और एयर में ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 21% होती है। तो हमारे इंजन में एयर भी आ रही होती है, हमारे इंजन में फ्यूल भी आ रहा होता है, और दोनों के रेशियो को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ऑप्टिमम कंबशन हो, सो दैट ऑप्टिमम कंबशन टेक्स प्लेस। तो हमारा इंजन डिजाइन इस तरीके से होता है कि एक पर्टिकुलर रेट से फ्यूल को इंजेक्ट कराता है, एक पर्टिकुलर रेट से एयर को इंजेक्ट कराता है, इस तरीके से कि सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल हो फ्यूल को बर्न कराने के लिए। तभी आपको इसकी परफॉर्मेंस उतनी ही मिलेगी जिसके लिए डिजाइन है। तो ये हमारी बेसिक वर्किंग होती है इंजन की, दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द इंजन। तो हमारा इंजन डिजाइन इस तरीके से है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस के ऊपर जा रहे हो, प्रेशर क्या होता जा रहा है?
जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जा रहे हैं प्रेशर क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। डेंसिटी क्या होती जा रही है एयर की, व्हाट अबाउट डेंसिटी ऑफ एयर, प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है, व्हाट अबाउट डेंसिटी ऑफ एयर, इट विल रिड्यूस, तो डेंसिटी रिड्यूस करती जाएगी। व्हाट अबाउट द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, व्हाट अबाउट परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, यानी किसी हाइट पे ड्राइव कर रहे हो अपने व्हीकल को, जहां पे ऑक्सीजन एयर के अंदर कम होगी, इंपैक्ट कंबशन पूरा नहीं होगा, कंबशन पूरा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कंबशन पूरा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं निकाल के देगा इंजन, द रिक्वायर्ड आउटपुट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अस, तो बर्निंग फुलफिल नहीं होगी हमारी, या बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए फिर इंजन में लगा था कार्बोरेटर, तो ये नाम सुना होगा आपने, आपकी व्हीकल्स में लगी होती है कार्बोरेटर। अब क्या काम होता है कार्बोरेटर का, कार्बोरेटर ऑटोमेटिक वर्क करता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है इस तरीके से कि हमारे हवा में जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज चेंज हो जाती है, ये फ्यूल की सप्लाई को भी चेंज करा देता है। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है, द वर्क ऑफ द कार्बोरेटर इज टू एडजस्ट द सप्लाई ऑफ द फ्यूल एज पर द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर। अब हवा में ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते, पर हमने क्या किया, हमने फ्यूल के इंटेक को ही कम कर दिया इस तरीके से कि फ्यूल की बर्निंग पूरी की पूरी हो। पर जैसे ही आप हाइट पे गए, कार्बोरेटर तो लगा दिया हमने, कार्बोरेटर लगा दिया, पर आपने फ्यूल की सप्लाई कम कर दी, ऑक्सीजन कम हुई एयर के अंदर, आपने फ्यूल की सप्लाई कम कर दी, इसका मतलब इंजन की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इसका मतलब इंजन की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन विल कीप ऑन फॉलोइंग, इंजन की परफॉर्मेंस कम करती जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इंजन की परफॉर्मेंस 1% से कम हो जाती है हर 100 मीटर ऊपर जाने पे। तो आप ये बोल सकते हो इंजन की परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेटली 1% से कम हो जाती है हर 100 मीटर ऊपर जाने पे। रीजन बीइंग व्हाट, कि हवा में हमारा ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इन द एयर द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग विद इंक्रीज इन हाइट। क्लियर चीज, अभी करना है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एज सून एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये भी ऑब्जर्व कर रखा होगा, गर्मियों में गाड़ी चलाओ अपनी और एक ठंड में गाड़ी चलाओ अपनी, गर्मियों में गाड़ी चलाओगे अभी द परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल विल फॉल, फिर से जो परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल की फॉल कर जाती है। कहने का मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डिक्रीज इन द टेम्परेचर अराउंड द व्हीकल, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो परफॉर्मेंस होती है इंजन की कम हो जाती है। रीजन इज सेम, रीजन सेम है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इम्पैक्ट क्या बढ़ता है इससे, जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ा, इम्पैक्ट क्या बढ़ा, इसीलिए एसी स्टेशन में एसी ऑफ कर देना पड़ता है। हाँ, इसलिए एसी स्टेशन में आपको एसी ऑफ कर देना पड़ता है, क्योंकि कुछ पावर एसी भी कंज्यूम कर रहा होता है, तो जो पावर एसी कंज्यूम कर रहा होता है उसको हम डाइवर्ट करा देते हैं फिर से फ्यूल कंबशन के अंदर, या व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, फॉर ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल ओनली। तेरी चीज, तो फिर से प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ प्रेशर कम हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, आपको परफॉर्मेंस पूरी नहीं मिलेगी, योर परफॉर्मेंस विल नॉट बी कंप्लीट। इट मींस व्हाट कंक्लूजन इज रॉन्ग, क्या कंक्लूजन मिला, कि आपको इंजन की परफॉर्मेंस ज्यादा कब मिलेगी, जब प्रेशर ज्यादा हो या कम हो। आपको इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी कब मिलेगी, जब प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, और टेम्परेचर क्या हो, कम हो, व्हेन टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली लेस। इंजन हाई यूज करेंगे या हमेशा कार्बोरेटर यूज करेंगे, या इंजन हाई क्यों लगाऊंगा मैं, उसके अंदर इंजन की कैपेसिटी तो फिक्स है। मतलब जब हिली एरियाज में जाओगे, अपने गाड़ी का इंजन निकाल के बड़ा इंजन लगा के जाओगे वहां पे, तो ऐसे करते हो कि मेरे को अगर हाई पे ट्रैवल करना है, अपने गाड़ी का इंजन घर पे छोड़ जाऊंगा, पुराना वाला नया इंजन लगाऊंगा पहले उसके अंदर, ऐसे ही होगा। तो फिर इंजन की कैपेसिटी बढ़ा देंगे हम, विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द इंजन। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें कुछ भी आप, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। इसका मतलब जो परफॉर्मेंस है हमारे इंजन की, जो परफॉर्मेंस है हमारे इंजन की, तो परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। क्लियर पूरी कहानी। इंजन परफॉर्मेंस को लो एयर से, लो एयर थोड़ी बोली थी मैंने, लो एयर का बोला था मैंने, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, with increase in temperature pressure decreases, pressure decreases, it means the amount of oxygen in the air is reducing, amount of oxygen is less, amount of oxygen is less, इसका मतलब कंबशन पूरी नहीं होगी। वेट इज स्टैंडर्ड एल्टीट्यूड टू डिजाइन द इंजन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एल्टीट्यूड टू डिजाइन द इंजन, कौन से एल्टीट्यूड पे डिजाइन करते हो इंजन को, कौन से एल्टीट्यूड पे चलाते हो गाड़ी को, कौन से एल्टीट्यूड पे गाड़ी को चलाते हो आप। सो वी कैन से परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन, so performance of the engine is directly proportional to, तो परफॉर्मेंस इंजन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, एयर के, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, उतनी ही ज्यादा कंबशन होगी हमारे फ्यूल की। इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, ये इनवर्सली डिपेंडेंट टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब अगर इसको मैथमेटिकली एनालाइज करें, इफ यू एनालाइज दिस मैथमेटिकली, तो अगर इसको अगर मैथमेटिकली एनालाइज करें, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, this is the relationship between all the parameters. So we can say if the test, if the test is carried out, if the test is carried out under the condition, under the condition, under the condition different, different from the standard, different from the standard, different from the standard, the horsepower may be determined, the horsepower may be determined, the horsepower may be determined from the above relationship, may be determined from the above relationship, may be determined from the above relationship, may be determined from the above relationship. अब यहाँ पे सारी बातों का मतलब क्या है, SC is corrected horsepower, so it is corrected horsepower for standard condition, for standard condition. H0 is observed horsepower as determined for the test, as determined for test, so as determined for the test. PS standard pressure,
तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर है जो लेके चलते हैं 760 mm ऑफ मर्करी। तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन आ गई। सो P नॉट इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर, सो ऑब्जर्व्ड प्रेशर, देन T नॉट इज एब्सोल्यूट observed temperature, and TS is absolute standard temperature, is absolute standard temperature, absolute standard temperature, और standard temperature लेके चलते हैं 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन जिस पे हम कैपेसिटी रिपोर्ट करते हैं इक्विपमेंट की 760 mm of mercury, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 15.5 डिग्री सेल्सियस। और आपको ध्यान रखना है इस एक्सप्रेशन के अंदर टेंपरेचर किस में जाएगी। इन दिस एक्सप्रेशन टेंपरेचर शुड बी इन विच यूनिट। तो T नॉट और TS की यूनिट क्या है मैंने बताई डिग्री सेल्सियस में आपको पीछे कंडीशन, और आप जब यूज करोगे टेंपरेचर शुड बी इन विच यूनिट। एब्सोल्यूट टेंपरेचर कितना लेके चलते हैं, लेट्स सपोज स्टैंडर्ड टेंपरेचर हमारा 15.5 डिग्री सेल्सियस, इट शुड बी रिपोर्टेड इन डिग्री केल्विन। तो डिग्री केल्विन में रिपोर्ट करना है आपको, तो इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। जो परफॉर्मेंस है हमारे इंजन की, यानी जो हॉर्स पावर इंजन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, टेंपरेचर के ऊपर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। रिलेशन एम्पिरिकल है, रिलेशन इज एम्पिरिकल। तो अगर आपको किसी और कंडीशन पे कैपेसिटी बतानी है इंजन की, at any other condition of pressure and temperature, if the capacity of the engine is to be reported, we'll be using the following empirical relationship. बाकी conceptually पीछे आपको बता दिया pressure और temperature का क्या फर्क पड़ता है, what the effect of temperature and pressure over the performance of the engine। 15.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया है, पर एक्सप्रेशन में आपको डिग्री केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। if you report the value in degree Kelvin, अब कोई सा पॉइंट पिक करना है इस पूरी कहानी में से, any of the point to be referred from this entire story। तो मुझे जितनी भी बातें बताई हैं सारी बेसिक है हमारे इक्विपमेंट के बारे में। whatever point we have discussed are all basic in reference to your equipments। क्लियर पूरी स्टोरी, रिपीट करना है इसको कुछ भी। चलिए अप्लाई करके बताइए इस कंसेप्ट को। अप्लाई दिस कंसेप्ट देन। प्रॉब्लम, it says a four cycle gasoline engine, a four cycle gasoline engine when tested under given condition, when tested under given condition of temperature 30 degree Celsius and pressure 750 mm of mercury was found to develop 76 horsepower, determine the horsepower for standard condition, तो हमने व्हीकल को टेस्ट किया 30 डिग्री सेल्सियस पे और एक ऐसी जगह पे जहां पे प्रेशर था 750 mm ऑफ मर्करी। तो जो व्हीकल है उसकी हॉर्स पावर निकल के आई 76। स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसकी हॉर्स पावर कितनी होगी, कहने का मतलब है जब आप गाड़ी को बेचोगे तब तो उसकी हॉर्स पावर आप स्टैंडर्ड कंडीशन बताओगे। आपने टेस्टिंग किसी दूसरे टेंपरेचर पे कर रखी है और दूसरे प्रेशर पे कर रखी है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हॉर्स पावर कितनी होगी हमारे व्हीकल की। एट स्टैंडर्ड कंडीशन व्हाट विल बी द हॉर्स पावर ऑफ अ व्हीकल। अप्लाई करो पीछे वाले कांसेप्ट को कैलकुलेट करके बता। अप्लाई द कांसेप्ट दैट वी जस्ट डिस्कस एंड कैलकुलेट। सेवन फिफ्टी, हाँ 750 है, 750 mm ऑफ मर्करी। फिफ्टी 5.35 हॉर्स पावर। चलो देखते हैं। सो वी नो SC by H naught is equal to PS by P naught, square root of T naught by TS। तो हमें निकालनी है वैल्यू SC की, तो करेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो कितनी निकल के आ रही है H naught पे, जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया तो करेक्टेड हॉर्स पावर फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन ये निकाल लिया हमने। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है H naught की, जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया हॉर्स पावर की ऑब्जर्व वैल्यू कितनी निकल के आई, हॉर्स पावर की ऑब्जर्व वैल्यू निकल के आई हमारी 76। तो 76 स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है हमारा 760 mm, 760 mm। टेस्ट के टाइम पे प्रेशर कितना है हमारा, टेस्ट के टाइम पे प्रेशर है हमारा 750। देन टेंपरेचर कितनी है, टेंपरेचर कितनी है हमारी टेस्ट के टाइम पे 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस मींस व्हाट, 273 प्लस 30। स्टैंडर्ड टेंपरेचर क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड टेंपरेचर होता है 15.5, 15.5 सिंपलीफाई करके निकाल लो। तो करेक्टेड वैल्यू विल बी हाउ मच, तुम्हारे स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे हॉर्स पावर कितनी निकल के आएगी, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर और हॉर्स पावर भी हाउ मच, सिंपलीफाई करो, कमिंग आउट टू बी हाउ मच 78.92, तो अप्रोक्सीमेटली 79 हॉर्स पावर। So approximately 79 हॉर्स पावर। तो हम रिपोर्ट करेंगे 79 हॉर्स पावर है हमारे इक्विपमेंट की। वी रिपोर्ट इट्स वैल्यू टू बी 79 हॉर्स पावर। क्लियर है पूरी कहानी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी फ्रॉम दिस नाउ। सो टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आवर इक्विपमेंट, जो भी इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स है उसके बात कर रहे थे इक्विपमेंट की। क्लियर है आपकी स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कॉस्ट ऑफ owing and operating the equipment, cost of owing and operating the equipment, owing and operating the equipment।
सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कितनी कॉस्ट लगती है व्हीकल को ओन करने में मतलब पोजेस करने में। तो अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा, व्हीकल को खरीदने के साथ साथ उसको ऑपरेट कराने की जो कॉस्ट है उसको भी एनालाइज किया जाता है। तो कहने का मतलब है टू पोजेस अ व्हीकल द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्वड इज टू बी कैलकुलेटेड। अब कॉस्ट की बात करो, कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, एन नंबर ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व। इफ यू टॉक अबाउट इनिशियल कॉस्ट में इंक्लूडेड होगी उसकी कैपिटल कॉस्ट। आप जब व्हीकल को परचेस करोगे उसमें उसकी कैपिटल कॉस्ट लगी हुई होगी, उसमें लगी होगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करके आपके घर पे छोड़ के जाएंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जब आपने व्हीकल को परचेस किया उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो भी उसकी इनिशियल कॉस्ट में आती है। तो टैक्स पे करते हो दैट इज आल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। आपने व्हीकल को परचेस किया, परचेस करके आपको जहां पर भी पार्क करोगे उसका अलग से आपको रेंट देना पड़ेगा। यू टू पे द रेंट फॉर दैट। अगर आपकी खुद की जमीन भी है या खुद की जगह भी है, उसको खरीदने के लिए आपने कॉस्ट लगा रखी है, तो कहने का मतलब वो कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ ओइंग द व्हीकल मींस व्हाट, जब आपने व्हीकल को परचेस किया ये सारे कॉस्ट लग जाएंगे उसके अंदर, उसकी कैपिटल कॉस्ट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी जो टैक्सेस लगे, उसकी स्टोरेज कॉस्ट। अब इसके बाद उसके अंदर कॉस्ट लगी होती है उसको ऑपरेट कराने की। जब आप व्हीकल को ऑपरेट करोगे फ्यूल लगेगा उसके अंदर, जब आप व्हीकल को ऑपरेट करोगे फ्यूल यूज होगा, वो उसके ऑपरेशन कॉस्ट में निकल के आएगा। जब आप व्हीकल को ऑपरेट कराओगे उसकी लुब्रिकेशन करेंगे हम, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होगा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, उसकी कॉस्ट इंक्लूड करोगे आप उसके अंदर, यू विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ दैट। जब आपने व्हीकल को परचेस किया, व्हेन यू परचेस द व्हीकल, टाइम के साथ वेयर एंड टेयर होगी उस व्हीकल की। With time the wear and tear of the vehicle will take place. अगर टाइम के साथ व्हीकल की वेयर एंड टेयर हो रही है उसकी वैल्यू क्या करती जाएगी, टाइम के साथ अगर व्हीकल की वेयर एंड टेयर कर रही है उसकी वैल्यू क्या करती जाएगी, इट विल डिक्रीज। और उसकी डिजाइन लाइफ के एंड पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो विल डेप्रिशिएट। तो डिजाइन लाइफ के एंड पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। आप जीरो लेके चल सकते हो, लास्ट में स्क्रैप वैल्यू बचती है, यू कैन टेक द वैल्यू टू बी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रैप वैल्यू जीरो भी हो सकती है, बट टेक्निकली उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्लियर चीज, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं। आपने व्हीकल खरीदा 100 रुपए का, 5 साल इसकी लाइफ थी, 5 साल बाद इसकी कॉस्ट है जो बची हुई है इसकी वैल्यू, वो बची हुई है 5 रुपए या 10 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए। तो आपने 100 रुपए का व्हीकल खरीदा, 5 साल इसकी डिजाइन लाइफ है, 5 साल बाद जब इसको बेचोगे आपको मिलेंगे 10 रुपए, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब 5 सालों में आपके कितने रुपए खर्च हो गए, यानी कितने रुपए जीरो हो गए, 5 सालों में आपके कितने रुपए जीरो हो गए, 90 रुपीज। तो इसका मतलब आपके 90 रुपए की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई है 5 सालों के अंदर। इसका मतलब ये 90 रुपए भी आप चार्ज करोगे किससे, किसके अंदर, व्हीकल की कॉस्ट के अंदर। तो कहने का मतलब है जो डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट है हम उसको भी इंक्लूड करते हैं व्हीकल की टोटल कॉस्ट के अंदर। तो ये जो 90 रुपीज से मेरे पास कब टी इक्वल टू जीरो पे, 100 रुपीज से टी इक्वल टू जीरो पे, आज के 5 साल बाद तो कितने बचे, 10 रुपए बचे, तो मेरे 90 रुपए तो गायब हो गए। तो ये 90 रुपए भी मैं किसमें इंक्लूड करूंगा, ये 90 रुपीज विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, ये भी व्हीकल की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपने टी इक्वल टू जीरो पे, आपने टी इक्वल टू जीरो पे 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसके अंदर, आपने टी इक्वल टू जीरो पे 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए व्हीकल को खरीदने के अंदर। अगर मैं व्हीकल नहीं खरीदता मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता, अगर मैं ये व्हीकल नहीं खरीदता 100 रुपए अगर बैंक में रखता मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता। अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है वो भी मैं इसकी कॉस्ट में जोड़ दूंगा। So I've lost the opportunity to gain the interest on this 100 rupees. That interest will also become the part of the cost. कहने का मतलब है वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे इसके अंदर, वो भी इसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। That is also included in this cost. जब मैंने व्हीकल खरीदा मैंने इसकी इंश्योरेंस कराई, वो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी जुड़ेगी इसके अंदर, दैट इंश्योरेंस कॉस्ट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन इट, तो आपको वो भी जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, दैट इज आल्सो टू बी इन्वॉल्वड इन इट। इस व्हीकल को हम रिपेयर कराएंगे तो उसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर होगी, वो कॉस्ट भी जुड़ेगी इसके अंदर, दैट कॉस्ट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। अब इतनी सारी कॉस्टें होती हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ कॉस्ट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड, इन सबको जोड़ के मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। टैक्स पेमेंट के टाइम पे भी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, टैक्स पेमेंट के टाइम पे भी जो टैक्स की पेमेंट होती है वो व्हीकल की बुक वैल्यू के ऊपर होती है। बुक वैल्यू क्या हुआ आपको पता नहीं है, तो कुछ बोलने का सेंस नहीं बनता। तो जो भी टैक्सेस होते हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर होते हैं, व्हाटएवर टैक्सेस आर टू बी पेड आर ऑन बुक वैल्यू। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें कुछ भी। अब इतने सारी कॉस्ट बताए हैं, अब सबको इकट्ठा करके जोड़ते हैं। तो एक बेसिक आइडिया दे दिया कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूडेड है, अब बेसिक आइडिया इज गिवन टू यू, नाउ वी क्लब ऑल द टैक्स कॉस्ट वन बाय वन, सारे कॉस्ट को एक एक करके उठाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इंक्लूड्स, the total cost the total cost of the equipment includes cost of the equipment, the total cost of the equipment includes, अब कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड है, फर्स्ट depreciation cost, so first is depreciation cost, second is maintenance and repair cost, second is maintenance and repair cost, so maintenance and repair cost, third is investment cost, so third is investment cost, next is fuel oil cost, so fuel oil cost, so fuel oil cost, and the last of the component is lubricating oil cost, so last of the component is lubricating oil cost. So there are several components of the total cost of the equipment. अब इतने सारे component है, depreciation cost है, maintenance and repair cost है, investment cost है, fuel oil cost है और lubricating oil cost है, सबको जोड़ देंगे हमें total cost मिल जाएगी। If I club all the cost, it will give you the total cost of the equipment. अब क्या है total cost of the equipment, वो एक एक करके कल देखते हैं, आज एक दो मिनट में होगी नहीं कंप्लीट, सब में टाइम लगेगा बताने के अंदर, it will require time. ये है पूरी स्टोरी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें, any of the point to be referred from this now. चलिए, rest we'll discuss tomorrow.
बाकी कल से पढ़ेंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कौन सा पीडीएफ चाहिए?